Hi friends. Now, आफ्टर May 16 थोड़े अमेंडमेंट्स आए थे और इस लेक्चर में मैं वो अमेंडमेंट्स कवर कर रहा हूँ. लोग जिन्होंने ऑलरेडी क्लासेस किए होंगे May 16 के बाद उन्हें ये अमेंडमेंट्स पता ही होंगे. बट अगर किसी भी रीज़न से किसी भी स्टूडेंट्स ने सपोज इन बिटवीन कुछ अटेम्प्ट्स नहीं दिए बिकॉज ऑफ एनी अदर रीज़न, तो उन्हें ये अमेंडमेंट्स पता नहीं होते. या फिर सपोज आफ्टर दैट उन्होंने समझो अगर क्लासेस नहीं किए हो तो उनको सिर्फ शीट मिली होती है अमेंडमेंट की, बट उनको फिर समझ में नहीं आता कि वो अमेंडमेंट्स में क्या क्या कवर करना है, ठीक है, या फिर उसका लॉजिक क्या है. सो आज हम लेक्चर में वो सब चीज़ें कवर करने वाले हैं. ओके, नाउ मेजर अमेंडमेंट्स जो आए थे ना, वो आए थे चैप्टर नंबर 5 बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन बाय बिजनेस एप्लीकेशंस. जो चैप्टर नंबर क्या था 5, उसमें मेजर अमेंडमेंट्स आए थे. ओके, नाउ सबसे पहले आपको अगर याद होगा तो चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास इंटरनल कंट्रोल्स करके एक टॉपिक था. उसके अंदर दो टाइप के कंट्रोल्स थे, एक था मैनेजरल कंट्रोल और एक था एप्लीकेशन कंट्रोल. करेक्ट. इन एप्लीकेशन कंट्रोल जो फर्स्ट कंट्रोल था वो था बाउंड्री कंट्रोल. और बाउंड्री कंट्रोल के अंदर और ओरिजिनली 4 पॉइंट थे. अगर आपको याद होगा, क्रिप्टोग्राफी था, पासवर्ड था, पिन था एंड आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स और आइडेंटिफिकेशन बैज. ये 4 पॉइंट ओरिजिनली थे. अमेंडमेंट्स के बाद उसमें 2 पॉइंट और ऐड हुए. ठीक है, अमेंडमेंट्स के बाद उसमें 2 पॉइंट ऐड हुए. सो बाउंड्री कंट्रोल्स में अब करंट अगर हम लोग सिनेरियो देखें, करंट सिलेबस देखें तो टोटल 6 पॉइंट है. क्रिप्टोग्राफी, पासवर्ड, पिन, आइडेंटिफिकेशन कार्ड, ये तो 4 है ही, प्लस 2 ऐड हुए. और आप देख सकते हो स्क्रीन पे मेरे साथ जो फर्स्ट पॉइंट ऐड हुआ है वो है एक्सेस कंट्रोल. कैन यू सी दिस? एक्सेस कंट्रोल. बट गाइज डोंट वरी, ये सब कॉन्सेप्ट्स हमने है ना क्लास में एक्चुअली कवर किए हैं डिस्कशन में. अब ये जो एक्सेस कंट्रोल ये कोई नया पॉइंट नहीं है आपके लिए. आपने अगर लेक्चर्स अटेंड किए प्रॉपरली तो आपको पता है कि एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन. जो भी अलग अलग टाइप के यूजर्स होते हैं उनके लिए जो हम लोग रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं उसको बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल. और उसका सिंपलेस्ट मीनिंग अगर बोलूँ तो हम चाहते हैं कि सिर्फ ऑथोराइज यूज़र ही हमारे सिस्टम को एक्सेस कर सके. बट कई बार हम लोग क्या सोचते हैं कि भले यूज़र ऑथोराइज हो, बट ऑथोराइज यूज़र भी कितना एक्सेस कर सके, कैसे एक्सेस कर सके, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना उसमें. सो गाइस, इसी के अंदर उन्होंने 3 पॉइंट दिए हुए हैं और ये तीनों पॉइंट मैंने हमेशा क्लास में एक एग्जाम्पल लिया है. अगर आपने मेरे साथ क्लास लेक्चर्स कभी अटेंड किए हो तो मैं हमेशा एक एग्जाम्पल लेता हूँ ATM का. मैं याद करो क्लास में किसी भी एक स्टूडेंट का नाम लेता हूँ और ATM का एग्जाम्पल लेता हूँ कि जब आप ATM में जाओगे तो सबसे पहले काम क्या करोगे, कार्ड स्वाइप करोगे, बराबर कि नहीं. उसको बोलते हैं आइडेंटिटी. याद करो, आइडेंटिटी. सेकेंड, पिन नंबर एंटर करोगे, ऑथेंटिकेशन. और थर्ड, आप उतना ही विड्रॉ कर सकते हो जितना अपना अकाउंट बैलेंस या ATM विड्रॉ लिमिट हो. याद है, विच एवर इज लेस, उसको बोलते हैं ऑथोराइजेशन. ये एग्जाम्पल हमने हमेशा क्या है, मैं हमेशा किसी ना किसी स्टूडेंट का नाम लेता था और ये एग्जाम्पल देता था. करेक्ट. सेम कंसेप्ट, सेम पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं. देखो, दिस कंट्रोल्स रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज टू ऑथोराइज यूजर्स, लिमिट द एक्शन authorized users can take with these resources. You can see, limit the action authorized user can take with these resources and ensure that users obtain only authenticate computer resources. बराबर है. Now, जो 3 स्टेप हमने बोले थे एग्जाम्पल में ATM के, आप देख सकते हो. आइडेंटिफिकेशन, द फर्स्ट यूजर आइडेंटिफाई themselves, बराबर है. सेकेंड देख लो, ऑथेंटिकेशन. It is a two-way process where user must authenticate themselves and mechanism in turn must authenticate itself. mechanism का मतलब होता है जैसे यूज़र अगर पासवर्ड एंटर कर रहा है तो पासवर्ड चेक होना चाहिए. यूज़र अगर सपोज फिंगरप्रिंट एंटर कर रहा है तो फिंगरप्रिंट कैसे चेक होगा, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म. समझ में आया. अगर यूज़र वॉइस से अपना ऑथेंटिकेशन दे रहा है तो वो कैसे चेक होगा, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म. समझ में आया. देखो, पासवर्ड एंटर करना, पिन नंबर एंटर करना या फिंगरप्रिंट्स या वॉइस, ये क्या होंगे आपके मेथड. क्या आप ऐसे अपने आप को ऑथेंटिकेट करा सकते हो. पर जो आप दे रहे हो अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए भी तो प्रोसेस होगी ना. अभी पासवर्ड को वेरीफाई करने की प्रोसेस होगी, पिन को वेरीफाई करने की प्रोसेस होगी, आपका जो थंब इंप्रेशन या जो फिंगरप्रिंट इंप्रेशन होता है उसको वेरीफाई करने की प्रोसेस होगी. वो भी क्या होनी चाहिए, सिक्योर. एंड थर्ड, authorization. User must request specific resources and specify the action they intend to take with resources.
पहले तो यूज़र्स उन्हीं रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं जिनके लिए उनको परमिशन है, और उसमें भी उनको स्पेसिफाई करना है कि उनको रीड करना है या राइट करना है। ये देख सकते हो, स्पेसिफाई द एक्शन, इसका मतलब होता है कि उनको रीड करना है या फिर राइट करना है, ये उनको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये आपका जो फर्स्ट अमेंडमेंट पॉइंट ऐड हुआ किसमें, बाउंड्री कंट्रोल में, वो था एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल इज नथिंग बट जहाँ पे हम यूज़र को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे एंड ऑथोराइज करेंगे। एंड सेकेंड जो ऐड हुआ वो है डिजिटल सिग्नेचर। जो सेकेंड ऐड हुआ वो है डिजिटल सिग्नेचर। अब देखो, डिजिटल सिग्नेचर का एप्लीकेशन सबको ही पता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो हम लोग यूज़ करते हैं टू ऑथेंटिकेट द सेंडर। एक्चुअली में सेंडर जिससे हमको मैसेज आता है ना, मैसेज जो हमें मैसेज भेज रहा है उसको वेरीफाई करने के लिए, तो हमें मैसेज कौन भेजेगा, सेंडर। तो सेंडर को वेरीफाई करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर। समझ में आया, ये ध्यान में रखना। सो आप देख सकते हो, डिजिटल सिग्नेचर एस्टैब्लिश्ड ऑथेंटिसिटी ऑफ पर्सन। दैट ऑथेंटिसिटी ऑफ पर्सन इज नथिंग बट व्हाट, सेंडर। तो आप वहाँ पे लिख लो ऐसे अपने रेफरेंस के लिए, सेंडर। एंड सेकेंड को क्या लिखा हुआ है, प्रिवेंट डिनाइल ऑफ मैसेज, प्रिवेंट डिनाइल ऑफ मैसेज। अब उसका मतलब क्या होगा, फ्यूचर में सेंडर अपनी ही बात से मुकर नहीं सकता। सेंडर आपको ये नहीं बोल सकता ये मैसेज तो मैंने भेजा ही नहीं था, दैट इज कॉल्ड डिनाइल ऑफ मैसेज। समझ में आया। सो डिजिटल सिग्नेचर के दो काम होंगे, एक जो सेंडर है उसको वेरीफाई करना, एंड सेकेंड फ्यूचर में वो अपने ही भेजे हुए मैसेज से मुकर नहीं सकता। समझ में आ गया, ठीक है। सो बाउंड्री कंट्रोल में ये दो चीज़ें ऐड हुई थी, किसमें, बाउंड्री कंट्रोल में। ओके, सेकेंड उसके बाद जो ऐड हुआ है वो एक पूरा टॉपिक उन्होंने ऐड किया, वो था कम्युनिकेशन कंट्रोल। सो गाइस, अगर आपने सही में चैप्टर नंबर 5 अच्छे से पढ़ा है तो याद करो, एप्लीकेशन कंट्रोल में सबसे पहले आता है बाउंड्री कंट्रोल, फिर आता है इनपुट कंट्रोल। पर अगर आपने वो टेबल देखा है, जो इंट्रोडक्शन टेबल दिया हुआ है, उसमें इनपुट के बाद थर्ड कम्युनिकेशन कंट्रोल दिया हुआ है। इनपुट के बाद जो थर्ड है वो है कम्युनिकेशन कंट्रोल। समझ में आया। फिर तुम्हारा प्रोसेसिंग, डेटाबेस, आउटपुट, वो सब तो ऑलरेडी बुक में है, पर ये जो थर्ड है कम्युनिकेशन कंट्रोल, व्हाई वी शुड कीप और व्हाई वी शुड इम्प्लीमेंट कंट्रोल्स ओवर कम्युनिकेशन। तो आपको पता है कि जब हम लोग डेटा सेंड करते हैं और जब डेटा रिसीव होता है तो कोई गारंटी नहीं है कि जो तुमने सेंड किया हो और जो आप रिसीव कर रहे हो वो दोनों क्या हो, सेम। ऐसी कोई गारंटी नहीं है। समझ में आया। सो विच मीन्स कि जब डेटा सेंड होता है और जब डेटा रिसीव होता है तो ये जो मॉडिफाई हो रहा है उसके बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे आपको पता है हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में जब हम लोग अगर आपको याद होगा, जो हमारा मीडिया हमने किया था, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सल, जहाँ पे एक वर्ड आता था इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। मैंने आपको समझाया था कि बिकॉज ऑफ स्टैटिक एनर्जी, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, हमारे जो सिग्नल होता है ना, सिग्नल वो क्या जाते हैं, चेंज, मॉडिफाई। समझ में आया। फिर एक रीज़न होता है कि जहाँ पे हमारे हार्डवेयर, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, प्रोटोकॉल्स वो फेल हो जाते हैं, और जब ये सब फेल होंगे तभी भी तुम्हारा डेटा क्या हो जाएगा, या तो लॉस हो जाएगा या फिर करप्ट हो जाएगा। अच्छा, देयर इज़ ऑल्सो अनदर चांस कि जब आपका डेटा जा रहा है कम्युनिकेशन के थ्रू, तो हो सकता है कि कोई इलिसिएट यूज़र और यू कैन से इंट्रूडर और यू कैन से हैकर आपके डेटा को क्या कर रहा है, हैक करने की ट्राई कर रहा है, एंड हैक करने के बाद वो उसको मॉडिफाई करने की ट्राई कर रहा है। ये भी तो पॉसिबल है, यस और नो। सो इन दैट सिनेरियो आपको क्या कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने चाहिए, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन कंट्रोल। ठीक है, अब ये मैंने आपको उसका बैकग्राउंड दिया। सो आप देख सकते हो, फर्स्ट, components in communication subsystem are responsible for transferring data among all other subsystem within a system and for transferring data or receiving data from another system. तो ये communication का काम उन्होंने बताया है। बट देखो क्या लिखा है, 3 types of exposures. exposures मतलब problem. As data is transferred across communication system, it can be impaired through attenuation and noise. Impaired मतलब modify. Impaired means modify. Attenuation and noise जो लिखा हुआ है उन्होंने, attenuation and noise वहाँ पे लिखो
एटीन्यूएशन एंड नॉइज के बाजू में लिखो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, स्टैटिक एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स हमारा डेटा क्या होता है, मॉडिफाई होता है। सेकेंड, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट फेल, मैंने आपको बताया ना। एंड थर्ड, द कम्युनिकेशन सबसिस्टम कैन बी सब्जेक्ट टू पैसिव और एक्टिव सबवर्सिव अटैक। सबवर्सिव मीन्स डिस्ट्रक्टिव, सबवर्सिव मीन्स डिस्ट्रक्टिव। तो मैंने आपको नहीं बताया, हैकर्स, इंट्रूडर्स, समटाइम्स तो आवर ओन एम्प्लॉयज। समझ में आया? अभी आप कुछ बच्चे बड़े खतरनाक होते हैं, वो मुझे पूछते भी है कि सर ये पैसिव एंड एक्टिव में क्या फ़र्क है। एक्टिव का मतलब होता है ऑनलाइन, जब आपका डेटा ट्रांसफ़र होना है उसी टाइम पे उसको मॉडिफाई करते हैं। एक्टिव का मतलब होता है जब आपका डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसी टाइम पे उसको क्या करेंगे, मॉडिफाई। और पैसिव का मतलब होता है पहले वो डेटा चोरी कर लेंगे, समझ में आया, अपने कंप्यूटर में स्टोर करेंगे, फिर उसको मॉडिफाई करेंगे और आफ्टर सम टाइम्स उसको सेंड करेंगे। दैट इज कॉल्ड पैसिव, मतलब आराम से। ठीक है। अब ये जो हमने पढ़ा, ये तो प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करेंगे। ठीक है। अब इन सब से अगर बचना है तो हमारे पास क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। बहुत सिंपल है। और देखो गाइस, हम लोग आईपीसीसी में हैं, हमें कोई इंजीनियर्स नहीं बनना। ठीक है। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जहाँ पे तुम्हारे मटेरियल में भी, स्टडी मटेरियल में भी उन्होंने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। उन्होंने सिर्फ लिखा है कि ये मेथड्स होती हैं, ये उनके नाम हैं। तो हमें भी क्या थोड़ा उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ भाई ये नाम है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये एक्चुअली में हमारे सीए फाइनल का भी टॉपिक है। सेम टॉपिक सीए फाइनल में है बट वहाँ पे थोड़ा डिटेल में है। तो जब आप सीए फाइनल में आओगे तब आपको वापस डिटेल में पढ़ना ही है। ठीक है। सो थोड़ा सा क्या रखा, एक्सेप्टेंस लेवल कि हाँ भाई ठीक है ये नाम है, हमको ये नाम याद रखने हैं। फिर अगर आप हर वर्ड पे डिटेल में घुसने की ट्राई करोगे ना तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट एज अ कॉमर्स स्टूडेंट टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। समझ में आया? इसलिए हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा माइंड को शांत रखने का। हाँ ठीक है, ये वर्ड्स है, हमें ये वर्ड्स याद रखने हैं, ऐसे करके थोड़ा आगे जाने का। तो आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा एज अ प्रिपरेशन। ओके। सो हमारा देखो फर्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है फिजिकल कंपोनेंट्स। फिजिकल कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है कि आप जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो वो ऐसे यूज़ करो कि वो एकदम रिलायबल हो। मतलब हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर फेल होने के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाए, कम, मिनिमम। सो आप देख सकते हो, फर्स्ट, वन वे टू रिड्यूस एक्सपेक्टेड लॉस इन कम्युनिकेशन सिस्टम इज select physical components that have a characteristic that make them reliable, मतलब अच्छे यूज करो। तो देखो उन्होंने क्या लिखा है, दिस कंट्रोल इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन मीडिया लाइक गाइडेड अनगाइडेड मीडिया, जो हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है। कम्युनिकेशन लाइंस, इंस्टेड ऑफ यूजिंग पब्लिक यूज प्राइवेट और लीज लाइन, मतलब अपना सेपरेट लाइन ले लो। मॉडेम्स, पोर्ट प्रोटेक्शन डिवाइस। पोर्ट प्रोटेक्शन डिवाइस जो है ना बच्चों, ये एक्चुअली में है ना हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग रिमोट साइट्स को कनेक्ट करते हैं। पोर्ट प्रोटेक्शन डिवाइस हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें अपने कंप्यूटर से रिमोट साइट को कनेक्ट करना है। समझ में आया एवरीवन? सो आप उसको टिक मार्क करिए। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था पोर्ट प्रोटेक्शन डिवाइस। ये डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं रिमोट साइट्स को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है। तो उसे भी सिक्योर करना पड़ता है। एंड देन मल्टीप्लेक्सर थर्ड चैप्टर में हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आ रहा है वो है लाइन एरर कंट्रोल। कैन यू सी दैट, लाइन एरर कंट्रोल। लुक, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब डेटा सेंड करते हो और जब डेटा रिसीव होता है तो ज़रूरी नहीं है कि जो सेंड किया हो वही रिसीव हो, विच मीन्स डेटा में क्या हो सकता है, एरर्स। सो ऑब्वियस है कि अगर डेटा में एरर्स होगा तो पहले तो उस एरर को डिटेक्ट करना पड़ेगा और फिर उस एरर को करेक्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे उन्होंने वही हमको एक्सप्लेन किया है, वॉट एवर डेटा इज ट्रांसमिटेड ओवर अ कम्युनिकेशन लाइन इट कैन बी रिसीव्ड इन एरर बिकॉज ऑफ एट्यूनेशन, डिस्टॉर्शन और नॉइस। इसके मीनिंग मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिए थे, स्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया है।
नाउ अब इसके लिए मुझे क्या करना है, एक तो एरर डिटेक्शन करना पड़ेगा और फिर एरर करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगेन सर यूजिंग पैरिटी चेक उसमें क्या है, लूप चेक क्या है, लूप ये सिर्फ नाम है एंड राइट नाउ आपके एग्जाम के हिसाब से सिर्फ आपको नाम याद रहने चाहिए। उसके कॉन्सेप्ट सीए फाइनल में ऑलरेडी डिटेल में आएंगे, सीए फाइनल में तब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और तुमको समझाएंगे भी, ओके। आफ्टर लाइन एरर आप देख सकते हो नेक्स्ट क्या आ रहा है, फ्लो कंट्रोल। कैन यू सी दैट फ्लो कंट्रोल एवरीवन? नाउ व्हाट इज फ्लो कंट्रोल? व्हाट इज फ्लो कंट्रोल? तो सोचो कि जब एक सर कुछ एक्सप्लेन करते हैं तो सर को भी ना एक स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है जिससे जो हमारे स्टूडेंट हो वो सब समझ सके। आप जरा सोचो कि अगर मैंने फास्ट बोलना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, आप खुद ही सोचो कि अगर मैंने फास्ट बोलना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा। ऑब्वियस है कि आप थोड़ा बहुत समझ पाओगे और बाकी सब बाउंसर चला जाएगा और आपके अंदर से आवाज़ आएगी, हाँ आएगी ना। तो लाइफ में हमेशा याद रखना कि जब आप कुछ लिख रहे हो, सर कुछ बोल रहे हैं और आपके अंदर से आवाज़ आ जाए हाँ हाँ, मतलब समझ जाना कि आपकी स्पीड और सर की स्पीड मैच नहीं हो रही है। तो जरा सोचो कि अगर सर्वर अपनी स्पीड से डेटा सेंड करेगा क्लाइंट को, अगर सर्वर अपनी स्पीड से डेटा सेंड करेगा क्लाइंट को, क्लाइंट कंप्यूटर को, समझ में आ रहा है? तो आप खुद सोचो कि क्लाइंट बेचारा उतना स्पीड हैंडल नहीं कर पाएगा क्योंकि उस क्लाइंट की उतनी कैपेसिटी नहीं है। सो समवेयर सर्वर को क्या ध्यान में रखना है, सर्वर को कि उसे उसी स्पीड से डेटा सेंड करना है जिस स्पीड से क्लाइंट हैंडल कर सके, समझ सके, जिससे डेटा लॉस ना हो। एंड दैट इज व्हाट नोन एज फ्लो कंट्रोल। उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो कंट्रोल। सो अब देखो, these are needed because two node in a network can differ in terms of rate. If you can see, two node differ in terms of rate at which they can send or process data. The simplest form of flow control is stop and wait. Stop and wait का मतलब होता है send करो and रुको। तो तुम देखो, जब हम लोग कुछ आपको लिखवाते हैं, आपने चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जब सर आपको कुछ लिखवाते हैं तो एक स्टेटमेंट बोलते हैं और फिर रुक जाते हैं। वो क्यों रुक जाते हैं? ताकि तुमको टाइम मिले वो स्टेटमेंट लिखने का। स्टॉप, समझ में आ गया एवरीवन? सो हमने बोला और फिर हमने स्टॉप किया, फिर हम बोलते हैं, फिर हम स्टॉप करते हैं। सो दो कंप्यूटर को भी यही करना है, डेटा सेंड किया फिर स्टॉप हो जाना है कुछ सेकेंड के लिए जब तक सामने वाला उसको समझ सके, फिर वापस सेंड करो फिर स्टॉप हो जाओ। समझा? दिस इज वॉट योर फ्लो कंट्रोल मीन्स। अच्छा, अब फ्लो कंट्रोल के बाद आ रहा है लिंक कंट्रोल। लुक गाइस, जो प्रॉब्लम्स लैन में आ सकते हैं वही प्रॉब्लम्स वैन में भी आ सकते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। अभी आपने जो ऊपर पढ़ा कौन सा, लाइन एरर, फ्लो कंट्रोल्स, जो लैन में अगर प्रॉब्लम्स हैं तो ऑब्वियस है वाइड एरिया नेटवर्क में भी प्रॉब्लम्स आएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से बोला है कि दो प्रोटोकॉल हम लोग यूज़ करते हैं उसको हैंडल करने के लिए। समझ में आया? देखो, हाई दिख रहा है आपको, लेवल डेटा लिंक डेटा कंट्रोल एंड सिंक्रोनस डेटा लिंक कंट्रोल, HDLC एंड SDLC। और आगे देखो बहुत सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द स्टडी ऑफ दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। उन्होंने ही बोल दिया है, हमारे स्टडी मटेरियल में स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इस पे सोचना ही नहीं है, आपको सिर्फ नाम याद रखना है। और मैं आपको कब से समझा रहा हूँ, मैं आपको कब से समझा रहा हूँ कि हमारे लेवल पे हमको नाम भी याद रह जाए, वही बहुत बड़ी बात है। ओके, और फिर देखो आपको आपका खुद का टॉपिक आ रहा है और वो है टोपोलॉजिकल कंट्रोल। देख लो उसमें क्या लिखा हुआ है, अ कम्युनिकेशन नेटवर्क टोपोलॉजी स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ नोड विद इन द नेटवर्क, द वे ईच नोड विल बी लिंक्ड एंड सम ऑफ 4 बेसिक टोपोलॉजीज इंक्लूड्स बस, स्टार, रिंग, ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, सो टोपोलॉजी इज नथिंग बट व्हाट, अरेंजमेंट, जो हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था कि आपको कंप्यूटर्स को प्रॉपरली एक दूसरे से क्या करना है, कनेक्ट करना है ताकि स्मूथ इंफॉर्मेशन का फ्लो। फिर आ रहा है चैनल एक्सेस कंट्रोल। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमको डिटेल में आना पड़ेगा चैनल एक्सेस कंट्रोल में। ठीक है, अच्छा, ये एक्सप्लेन करने के लिए, चैनल एक्सेस कंट्रोल एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ। बड़ा सिंपल सा डायग्राम है, आपको मुझे बताना है कि
कौन सा टोपोलॉजी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके कौन सा टोपोलॉजी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये आपको मुझे बताना है। एंड ऑफ कोर्स टोपोलॉजी देख के आपको समझ में आ ही गया होगा, क्या समझ में आ गया होगा, इट्स नथिंग बट बस टोपोलॉजी। अब याद करो बस टोपोलॉजी का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था, बस टोपोलॉजी का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था वो ये था कि वहाँ पे एक ही कम्युनिकेशन लाइन होती है, देख लो ओनली वन कम्युनिकेशन लाइन। सो सोचो कि अगर फर्स्ट कंप्यूटर को फोर्थ कंप्यूटर से बात करनी है एंड एट द सेम टाइम सेकेंड कंप्यूटर को थर्ड से बात करनी है, या फिर फिफ्थ कंप्यूटर को सेकेंड से बात करनी है, तो आप खुद सोचो कि कम्युनिकेशन लाइन तो एक ही है जिसको सारे कंप्यूटर शेयर कर रहे हैं, और अगर एक साथ सारे लोग कम्युनिकेट करेंगे तो या तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा या फिर डेटा एक्सीडेंट हो जाएगा बच्चों, मतलब डेटा लॉस होगा। सो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, ऐसी सिचुएशन में क्या करें जब बहुत सारे कंप्यूटर्स एक साथ कॉमन रिसोर्स को शेयर करने के लिए ट्राई करते हैं, समझ में आया। सो यहाँ पे दो मेथड है, एक है पोलिंग, पोलिंग उसमें लिखा भी है। पोलिंग का मतलब पता है क्या होता है, सबको है ना ऑर्डर दे दो, सीक्वेंस दे दो। मतलब क्या, जैसे आप देखो मैंने नंबर्स लिखे 1 2 3 4 5 बराबर है, ऐसे नंबर लिखे स्क्रीन पे। सो विच मीन्स हम लोग सबको क्या, कंप्यूटर्स को क्या बोलेंगे कि लाइन बाय लाइन, मतलब टर्न बाय टर्न आपको डेटा भेजना है, मतलब एक दूसरे से क्लैश हो ही नहीं सकता। तो पहले 1 भेजेगा, फिर 2 भेजेगा, फिर 3 भेजेगा, मतलब जब आपका टर्न आएगा तब आपको डेटा भेजना है, उससे पहले आप डेटा भेज नहीं सकते, समझ में आया। और सेकेंड जो है ना वो है कंटेंशन मेथड। अभी वो कंटेंशन में ऐसा लिखा गया है, कंटेंशन ऐसा सेकेंड मेथड है, उसमें ऐसा लिखा गया है कि कंप्यूटर्स को एक दूसरे से फाइट करनी पड़ेगी और जो जीता उसको एक्सेस मिल जाएगा। इट इज़ समथिंग लाइक यू नो व्हाट, समझो मैं क्लासरूम में खड़ा हूँ आपके सामने, ठीक है, और मैं आपको सबको बोल रहा हूँ कि मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसने भी उसका आंसर दिया, समझो आप सब मेरे सामने बैठे हो क्लासरूम में, आप सब मेरे सामने बैठे हो, आर यू अंडरस्टैंडिंग, हाँ ठीक है। और मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसने भी पहले आंसर दिया डेयरी मिल्क सिल्क उसकी, समझ में आ गया। अब आप सोचो कि आपको एक दूसरे से compete करना है ना, तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन पूछा, जिसने सबसे पहले हाथ ऊपर कर दिया और करेक्ट आंसर दे दिया सबसे पहले, मतलब उसने क्या किया, बाकी लोगों से compete करके पहले एक्सेस कर लिया, दिस इज कॉल्ड कंटेंशन, ओके। सो आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन वाइज, two different node in a network can compete to use communication channel. Whenever possibility of contention for the channel exists, some form of channel access control techniques must be used. अब इसमें एक पोलिंग है जिसमें देखो लिखा है established order, दिख रहा है आपको ऐसा, एंड सेकेंड कंटेंशन, नोड इन अ नेटवर्क मस्ट compete with each other to gain access to channel. So in short, कंटेंशन का मेथड होता है जिसने सबसे पहले एक्सेस कर लिया फिर चैनल उसकी हो जाएगी। अब जब तक वो एक्सेस कर रहा है तब तक कोई और एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। सो ये एक्सप्लेनेशन थी आपकी पोलिंग एंड कंटेंशन। अब इसमें जो फाइनल टॉपिक आ रहा है वो आपका और भी फेवरेट टॉपिक है, इंटर नेटवर्किंग कंट्रोल्स। याद करो हमने ऑलरेडी ब्रिज राउटर एंड गेटवे किया है, मैंने आपको समझाया भी था थर्ड चैप्टर में कि जब दो अलग अलग नेटवर्क होते हैं, दो अलग अलग नेटवर्क, तो एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। याद करो, मतलब एक नेटवर्क का जो कंप्यूटर होता है ये दूसरे नेटवर्क के कंप्यूटर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। तो याद करो, अगर सेम नेटवर्क है तो हमने क्या यूज़ किया था, ब्रिज। अगर डिफरेंट रूल्स पे ऑपरेट कर रहे हैं तो राउटर, और डिफरेंट आर्किटेक्चर होगा, याद करो डिफरेंट टोपोलॉजी, तो हमने क्या बोला था, गेटवे। समझ में आया। थर्ड चैप्टर में ये चीज़ हमने की थी एंड सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, कुछ नया नहीं है, ओके। सो जस्ट एक बार गो थ्रू कर लो ताकि फिर हम आगे बढ़ सकें।
ठीक है। सो अब जो चैप्टर नंबर 5 था उसमें जो एप्लीकेशन कंट्रोल थे, एप्लीकेशन कंट्रोल्स, ठीक है, उसमें जो नई चीज़ें आई थी वो कंप्लीट हो रही है। ओके, अब एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो थोड़ा सा अलग सा ही टॉपिक है। ओके, और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, यू कैन सी दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज virtualization. Now first you should understand what is virtualization. First you should understand what is virtualization. तो virtualization is nothing but जहाँ पे हम अपने लिए resources create कर रहे हैं using someone else resources. Yes, that is called virtualization, which means हमारे पास physically कुछ भी नहीं है but फिर भी हमारा काम हो रहा है। दैट इज द बेस्ट पार्ट। वर्चुअल मतलब क्या? नॉट रियल। वर्चुअल मीन्स नॉट रियल, ठीक है। तो वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? हम अपने लिए रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं, हम अपने लिए रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं, नॉट फिजिकली। फिजिकली हमारे पास कुछ भी नहीं है, समझ में आ रहा है? हम क्या कर रहे हैं, दूसरों के जो रिसोर्सेज होते हैं या जो अदर कंप्यूटर्स होते हैं, वो कंप्यूटर्स के जो रिसोर्सेज है, अदर कंप्यूटर्स, ठीक है, अदर कंप्यूटर्स के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम अपने लिए यूज़ करेंगे। दैट इज़ व्हाट नोन एज वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन ऐसे 3 टॉपिक दिए हुए हैं, बराबर है। सबसे पहले आ रहा है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। बेस्ट पार्ट हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। आपको ना ये चीज़ आप प्रैक्टिकली ना हर जगह पे दिखने वाली है, बिलीव मी, एवरीवेयर। जैसे आप किसी भी बैंक में आना, बैंक, अब जनरली क्या हो रहा है कि जो प्राइवेट बैंक्स है, पब्लिक बैंक्स है, तो आपको एक चीज़ पता है कि बैंक में कॉमन कंसेप्ट पता है क्या है कि जो एप्लीकेशन पे जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो एप्लीकेशन ब्रांच में है ही नहीं। हमने ये चीज़ 3rd चैप्टर में भी डिस्कस की थी, याद करो, 3 टायर आर्किटेक्चर में, कि बैंक का जो एप्लीकेशन है वो तो सर्वर पे इंस्टॉल है, ब्रांच में वो लोग इंटरनेट के थ्रू अपने एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं। और यही डिस्कशन हम लोगों ने ग्रिड में भी किया था और क्लाउड में भी किया था चैप्टर नंबर 5 में। एंड जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ 3 टायर आर्किटेक्चर, ये हमने 3rd चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो एप्लीकेशन हम लोग एक्सेस कर रहे हैं वो सर्वर पे इंस्टॉल है, विच मीन्स ब्रांच में जो कंप्यूटर्स हैं, ब्रांच में उस वहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, ना प्रोसेसिंग हो रहा है, ना स्टोरेज हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सो आप सोचो कि ऐसे जो हमारी सिचुएशन है, ऐसा जो सिनेरियो है जहाँ पे एप्लीकेशन सर्वर पे है बैंक के हेड ऑफिस में, डेटा स्टोर कहाँ हो रहा है? सर्वर पे हो रहा है। एक्सेस कहाँ पे से हो रहा है? सर्वर से हो रहा है। प्रोसेसिंग कहाँ से हो रहा है? सर्वर से हो रहा है। सो फिर ब्रांच में खर्चा कम करना पड़ेगा ना कंप्यूटर्स पे, क्योंकि ब्रांच में जो कंप्यूटर्स आप लोग यूज़ कर रहे हो उस कंप्यूटर में प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, ये सब रखना मतलब खर्चा बढ़ा रहा है ना। तो अब जब आप जाओगे ब्रांच में, किसी भी ब्रांच में, तो आप वहाँ पे एक ऑब्जर्व करोगे कि उन्होंने क्या किया है, इंस्टेड ऑफ कैबिनेट, जो कैबिनेट होता है ना, कैबिनेट जहाँ पे आप बोलते हो ना कैबिनेट के अंदर CPU, रैम, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड सब कुछ होता है, वैसा होगा ही नहीं। यस, ऐसा होगा ही नहीं, कैबिनेट ही नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर तो फिर हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे, हम काम कैसे करेंगे? इन दैट सिनेरियो आपको मॉनिटर दिखेगा, कीबोर्ड दिखेगा, माउस दिखेगा, और एग्जैक्टली मॉनिटर के पीछे एक छोटा सा डिवाइस होगा। मॉनिटर के एग्जैक्ट पीछे आपको एक छोटा सा डिवाइस दिखेगा जिसमें मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये तीनों कनेक्टेड होंगे, प्लस वो जो डिवाइस है ना वो लैन से कनेक्टेड होगा। यस, नेटवर्क से कनेक्टेड होगा। और वो डिवाइस जो है ना, डिवाइस, वो डिवाइस पे भी कुछ नहीं होता, वो डिवाइस से भी कनेक्टिविटी दे रहा है। यस, वो जो डिवाइस है वो सिर्फ कनेक्टिविटी दे रहा है। तो आप बोलोगे लेकिन सर जब हम लोग कंप्यूटर चालू करते हैं तो हमको विंडोज़ XP बराबर दिख रहा है, डेस्कटॉप दिख रहा है, हम एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, तो फिर ये सब कहाँ से आएगा उस पर? क्योंकि आप बोल रहे हो वो जो डिवाइस है उसमें कुछ भी नहीं है। गाइस, नाउ दिस इज कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन। वो सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो, जो विंडोज़ चालू हो रहा है, डेस्कटॉप आ रहा है, एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हो, वो सारी चीज़ें सर्वर से हैं। कहाँ से है? सर्वर। मतलब वो जो डिवाइस है वो क्या कर रहा है, आपको ऐसा फील करवा रहा है, जो मैंने आपको बोला ना छोटा डिवाइस, वो आपको फील करवा रहा है कि आप काम अपने कंप्यूटर पे कर रहे हो। यस, वो डिवाइस आपको फील करवा रहा है कि आप काम अपने कंप्यूटर पे कर रहे हो, हालांकि रियलिटी में जो एप्लीकेशंस हैं, जो आप काम कर रहे हो, जो डेटा है, वो सब कुछ सर्वर पे स्टोर होता है। नाउ दिस इज कॉल्ड हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन।
जहाँ पे हम किसी और कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कैपेसिटी, स्टोरेज, एप्लीकेशन अपने पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। लुक, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन और प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन रेफर्स टू creation of virtual machine that act like a real computer with an operating system। मतलब देखो, जो स्टैंडिंग डिवाइस मैंने आपको बोला जो मॉनिटर के पीछे होता है, समझ में आ रहा है? मैंने आपको क्या समझाया था? वो डिवाइस आपको फील करवाएगा कि आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, आप टाइप कर रहे हो, आप एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। Software executed on this virtual machine is separated from the underlying hardware resources। मैंने आपको क्या बोला कि जो भी आप सॉफ्टवेयर एक्सेस कर रहे हो, काम कर रहे हो, वो कुछ भी वहाँ पे नहीं है, वो सब कहाँ से आ रहा है? सर्वर से। समझ में आया? बट आपको हमेशा फीलिंग क्या आएगी कि आप अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हो। ये कॉन्सेप्ट से पता है क्या होता है? कंपनीज की हार्डवेयर कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सर्वर सेटअप करना है और हर एक एम्प्लॉय को एक वर्चुअल टर्मिनल देना है। वर्चुअल टर्मिनल। अब आप बोलोगे सर वर्चुअल टर्मिनल मतलब? दिस इज हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, जहाँ पे मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, कैबिनेट, ये सबका खर्चा बच जाएगा। समझ में आया? सो एम्प्लॉय जब कंप्यूटर चालू करेगा तो उसको फीलिंग क्या आएगी? एक कंप्यूटर जैसी ही फीलिंग आएगी, लेकिन उसका सारा काम कहाँ पे होगा? सर्वर पे। ठीक है, इसको हम कहते हैं हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। क्लियर? नाउ सेकेंड आ रहा है नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। Now this is the best concept, believe me, network virtualization। आप सबको ये चीज़ पता है अच्छे से और मैं आपको समझाता भी हूँ विथ डायग्राम। देखो, आप अपने घर पे जो इंटरनेट कनेक्शन लेते हो, इंटरनेट कनेक्शन ऑब्वियसली वो तो एक सिंगल केबल ही होगा, बराबर है? और सपोज उसकी जो बैंडविड्थ है वो है 1 Mbps। बैंडविड्थ मतलब जो डेटा कैरिंग कैपेसिटी है। ठीक है, सो आपने अपने घर पे ये फिजिकल केबल जो आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया है, बट जब आप याद करो, ये चीज़ सबसे ज़्यादा पता है किसको समझ में आएगी? जो टॉरेंट वाले होते हैं ना, टॉरेंट वाले, उनको ज़्यादा समझ में आती है, क्योंकि वो लोग दिन भर डाउनलोड करते हैं ना, बराबर क्या नहीं? और जब आप सोचो कि ये जो 1 Mbps की स्पीड है, अभी आपने एक मूवी डाउनलोड करने के लिए रखा है, एक मूवी डाउनलोड करने के लिए रखा है, ठीक है, तो आपको एक स्पीड मिल रही है, ऐसे अजम्पशन करता है कि आपको 1 Mbps की स्पीड मिल रही है। पर याद करो, जब आप सेकेंड मूवी रखते हो, सेकेंड मूवी, समझ में आ रहा है? जब चालू करते हो तो स्पीड हमेशा आधी हो जाती है, क्योंकि जो आपकी 1 Mbps की स्पीड थी वो दोनों में डिवाइड हो जाती है। बट आप जरा सोचो, आपको कभी ऐसा नहीं बोला नहीं 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 नहीं, जब तक आपकी पहली वाली मूवी डाउनलोड नहीं होगी तब तक सेकेंड मूवी स्टार्ट नहीं होगी, ऐसा कभी उसने बोला? नहीं। फिर आप तीसरी मूवी रखो और आपको पता है कि जो मूवीज़ आ रही है, जो आप डाउनलोड कर रहे हो, ये सब अलग अलग सोर्सेज से आ रही है, आपको ये भी पता है, तो भी आपको ना बोला नहीं, पर फिर स्पीड थोड़ी कम हो गई। क्योंकि क्या होता है, व्हेन आई से नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? आप जितने भी कनेक्शन ओपन करोगे, कनेक्शन, अब जरा सोचो, आप जब फेसबुक ओपन करोगे, अब जब आप यूट्यूब ओपन करते हो, जब आप जीमेल ओपन करते हो, तो आपके ना अलग अलग कनेक्शन एस्टैब्लिश होते हैं विद द रिस्पेक्टिव सर्वर। तो आपके पास उतने केबल थोड़ी ना है, केबल तो आपका एक ही है ना, केबल तो आपके पास एक ही है, फिजिकल केबल। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो आपका अवेलेबल बैंडविड्थ है वही क्या होगा? डिवाइड होगा, स्प्लिट, और अपने आप में एक एक कनेक्शन बनेगा। विच मीन्स सपोज जब आप ओपन करते हो मल्टीपल विंडोज, तो आपका ये जो केबल है, इसी के अंदर, केबल के अंदर वर्चुअली क्या हो जाता है? डिवीजन। यस, केबल आपका एक ही, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि केबल तो एक ही है, लेकिन वर्चुअली डिवीजन होगा। सो एक कनेक्शन पे आपका क्या चल रहा है? फेसबुक चल रहा है, फिर एक पे सपोज आपका यूट्यूब चल रहा है, फिर एक पे आपका जीमेल चल रहा है। नाउ दिस इज कॉल्ड नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, जहाँ पे जो अपने पास अवेलेबल बैंडविड्थ है उसको हम स्प्लिट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? और इंटरनली मल्टीपल कनेक्शंस बना रहे हैं। अब ये कनेक्शन में कैसे होते हैं? रियल टाइम में क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। यस, रियल टाइम में स्प्लिट होते हैं, रियल टाइम में जॉइन होते हैं। अब सपोज अभी तुम देखो मेरी स्पीड कितनी है? 1 Mbps, और मैंने कितने कनेक्शन एस्टैब्लिश किए? 3। तो ये तीनों में स्पीड डिवाइड हो गई, तीनों में स्पीड क्या हो गई? डिवाइड हो गई। अब सोचो कि अगेन मैं एक नया अगर समझो कनेक्शन ओपन करूँ, या फिर कोई एग्जिस्टिंग कनेक्शन बंद कर दूँ, सपोज मैंने ये फेसबुक क्लोज कर दिया, तो क्या होगा कि जो अवेलेबल बैंडविड्थ है वो अब यूट्यूब और जीमेल में क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। यस, ये अपने आप हो जाता है। देखो तुम्हें तो इसमें कुछ करना ही नहीं है बच्चों,
दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि दिस इज कॉल्ड नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, जहाँ पे आपकी जो अवेलेबल बैंडविड्थ है वो अपने आप स्प्लिट होंगी और मल्टीपल कनेक्शंस क्रिएट होंगे। अब आप बोलोगे सर पर इसका फ़ायदा क्या? आप खुद सोचो कि अगर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बना होता, वर्चुअलाइजेशन, स्प्लिटिंग द बैंडविड्थ, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बना होता ना, तो आप एट ए टाइम कोई भी एक ही वेबसाइट देख सकते हैं। आप जो ये अलग अलग आज विंडो ओपन करते हो ना, जीमेल, यूट्यूब, फेसबुक, ICI, ये जो आप अलग अलग विंडो ओपन करते हो, वो अलग अलग विंडो नहीं है, वो एक्चुअली में अलग अलग कनेक्शंस एस्टैब्लिश्ड हो रहे हैं फ्रॉम योर कंप्यूटर टू द अदर डिफरेंट सर्वर्स। एंड ये कनेक्शंस इसीलिए क्या हो रहे हैं, एस्टैब्लिश हो रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम बैंडविड्थ को क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता तो आप एट ए टाइम कोई भी एक ही वेबसाइट को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं चाहूँगा कि जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, आप भी ये डायग्राम ड्रॉ कर लो ताकि आपको समझ में आए कि व्हाट इज एग्जैक्टली नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। सो प्लीज आप इसको ड्रॉ कर लो। ये 1 Mbps क्या है? बैंडविड्थ। ओके, सो बैक टू एक्सप्लेनेशन। Network virtualization is a method of splitting the available bandwidth into channels and each of which independent from other and each of which can be assigned to a particular server or device in a real time। देख सकते हो, एक Facebook को कनेक्ट हुआ, एक YouTube को कनेक्ट हुआ, एक Gmail को हुआ। Network virtualization intend to optimize network speed, reliability, flexibility, scalability and security। सिक्योरिटी कैसे है, तो तुम देखो सबके सेपरेट कनेक्शन हो रहे हैं ना, मतलब कोई भी कनेक्शन मिक्स नहीं हो रहा है। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, तो मैंने आपको समझाया था, याद करो कि जब आप मल्टीपल विंडो ओपन करोगे तो स्पीड कम होती आएगी, जब आप विंडोज क्लोज करते आओगे तो वो स्पीड क्या हो जाएगी, वापस से अलोकेट हो जाएगी। ठीक है, और ये जितने में देखो टॉरेंट, जिसने में डाउनलोडिंग यूज़ किया उसको पता होता है, एक मूवी रखो स्पीड ज़्यादा होती है, 2 मूवी रखो स्पीड कम होती है, 3 मूवी रखो स्पीड और कम होती है, क्योंकि बैंडविड्थ क्या हो रही है, डिवाइड। ठीक है, चलो, सो ये तुम्हारा था नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। एंड फाइनली आ रहा है स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। नाउ व्हाट इज स्टोरेज? स्टोरेज मतलब डेटा स्टोर करना, करेक्ट। स्टोरेज मतलब, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है, चलो अब ये एक्सप्लेन करता हूं मैं, एंड अगेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। व्हाट इज स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन? देखो गाइस, जनरली क्या होता है, हर कंपनी सोचती है कि भाई अपने पास एक अच्छा स्टोरेज होना चाहिए। और मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज मेरे पास ये 6 कंप्यूटर्स हैं, और ये कंसेप्ट आप कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि ये सब के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं। दूसरा, जब आप ये सब पढ़ाई करते हो ना, तो आप प्रैक्टिकली मत सोचो कि ये सब बनता कैसे होगा, क्रिएट कैसे करते होंगे। अभी आप उस पोजीशन पे नहीं हो बच्चों, अभी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ो कि स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसी भी चीज़ें पॉसिबल है, आपको ये समझना है। कैसे करते हैं वो सब नहीं। समझो मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 कंप्यूटर्स हैं। यहाँ पे 100 GB डेटा फ्री है, यहाँ पे 200 GB फ्री है, यहाँ पे 300 GB फ्री है, सेम थिंग यहाँ पे 300 GB डेटा फ्री है, यहाँ पे 200 GB एंड यहाँ पे 100 GB डेटा फ्री है, फ्री मतलब यूज़ नहीं हुआ है। अब तुम सोचो, ऑलमोस्ट अगर आप देखते हो सो 1200 GB डेटा हमारे पास अलग अलग कंप्यूटर्स में फ्री बैठा है, मतलब फ्री है, स्टोरेज अवेलेबल है। अब इतना स्टोरेज जब फ्री हो और तभी मैं सोचूं कि नहीं मेरे पास एक अलग से स्टोरेज सर्वर होना चाहिए, स्टोरेज सर्वर, तो आप सोचो कि ये जो स्पेस है जो यूज़ नहीं हो पा रही है प्रॉपरली या यूटिलाइज नहीं हो पा रही है, ये तो वेस्ट हो गया। क्योंकि आपने क्या बोला कि हम एक सेपरेट सर्वर बनाएंगे, देन दिस इज़ द वेस्ट ना। सो एक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग और इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ न्यू सर्वर, फिजिकल सर्वर, आप एक वर्चुअल सर्वर बनाओ। और वर्चुअल सर्वर आप कैसे बनाओगे, तो जिसकी जो कैपेसिटी फ्री है ना,
उन सबको मर्ज कर दो, उस कैपेसिटी को मर्ज करो। आप बोलोगे सर सारी कैपेसिटी तो अलग अलग कंप्यूटर्स में है, फिर मर्ज कैसे होगा? बच्चों फिजिकली मर्ज नहीं होगा, वर्चुअली मर्ज होगा। यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने आपको वर्चुअलाइजेशन का क्या मतलब बताया था कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, जो भी जहाँ पे भी, उसको हम अपने पर्पस के लिए बनाएंगे। रिसोर्सेज तो वहीं रहेंगे, लेकिन हमको फील क्या होगा कि हमारे पास वो रिसोर्सेज सारे कंबाइन हैं और हम उसको यूज़ कर रहे हैं। सो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ देखो, ये हर एक से जो फ्री कैपेसिटी थी 1200 GB, दिख रहा है आपको? ये 1200 GB को वर्चुअली क्या कर देंगे, कंबाइन, एंड दिस इज नोन एज स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। विच मीन्स हमने क्या किया कि जिस कंप्यूटर की जितनी भी कैपेसिटी फ्री थी उन कैपेसिटीज को क्या किया, मर्ज किया। अगेन मैं बोल रहा हूँ फिजिकली मर्ज नहीं किया है, वर्चुअली मर्ज किया है। मतलब सिर्फ दिखने के लिए ऐसा दिख रहा है कि सब साथ में है। मतलब जब भी कोई यूजर देखेगा तो उसको क्या दिखेगा कि मेरे पास 1200 GB स्टोरेज स्पेस फ्री है, ऐसा दिखेगा, फील होगा। बट रियलिटी में क्या होगा कि वो जो 1200 GB है वो अलग अलग कंप्यूटर पे डिफरेंट कैपेसिटी है। बट अगेन वर्चुअलाइजेशन का बेनिफिट ही ये है, वर्चुअलाइजेशन का फ़ायदा ये है कि आपको सब कुछ क्या लगेगा, साथ में फील यही होगा हमेशा कि ये 1200 GB मेरे पास अवेलेबल है। समझ में आया? फिर कुछ स्टूडेंट्स बड़े खतरनाक होते हैं, वो सोचेंगे सर लेकिन जब हम लोग डेटा स्टोर करेंगे वर्चुअलाइजेशन के हिसाब से तो डेटा कहाँ जाएगा, किधर स्टोर होगा? वो तुम्हें सोचना नहीं है गाइस, ये सब के पीछे सॉफ्टवेयर होते हैं और वो सॉफ्टवेयर अपने आप डिसाइड करते हैं कि जब यूज़र डेटा सबमिट करता है स्टोर करने के लिए तो उसको स्टोर किस कंप्यूटर पे करना है। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं सोचना है, तुम्हें सिर्फ स्टोर करना है। तुम्हें जैसे तुम डेटा स्टोर करते हो ना, सेव करते हो, बस तुम वैसे कर दो। बाकी वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उसको आगे कंप्यूटर में शिफ्ट करेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है। ठीक है? सो यहाँ पे तुम्हारा ये जो वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट और जो एप्लीकेशन कंट्रोल्स है वो कंप्लीट होता है। ठीक है? सो गाइस एक बार ये डायग्राम कॉपी कर लो और फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन पे लेके आता हूँ। $100 GB, 200 GB, 300 GB, मैंने ये रैंडम फिगर लिखे हुए हैं सिर्फ इजी कैलकुलेशंस के लिए। ओके, सो स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन आप देख सकते हो, pulling of data from multiple storage device, even different types of storage device into what appears to be a single device that is managed from central console। मतलब एक ही कंप्यूटर से वो मैनेज हो जाएगा। कंसोल मतलब सेंट्रल प्लेस जहाँ से हम सब कुछ मैनेज करेंगे। ठीक है? सो ये तुम्हारा था वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट। नाउ अब इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे वो है ग्रिड कंप्यूटिंग, बराबर है? नाउ बट बिफोर व्हाट आई वांट कि बिफोर स्टार्टिंग विद द ग्रिड कंप्यूटिंग एक बार आप ये जो वर्चुअलाइजेशन है उसको गो थ्रू कर लेना एंड देन यू स्टार्ट विद द ग्रिड कंप्यूटिंग। ठीक है? चलो, सो आई होप कि आपने पार्ट 1 में एक पर्टिकुलर जो टॉपिक्स है वो कंप्लीट करनी है। और जो एक सेकेंड जो बहुत बड़ा एक चेंजेस हुआ था, अमेंडमेंट आया था, वो था ग्रिड कंप्यूटिंग में। ओरिजिनली ग्रिड कंप्यूटिंग के अंदर जो अपना चैप्टर नंबर 5 है वहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक ही था, व्हाट इज़ ग्रिड कंप्यूटिंग एंड व्हाई और यू कैन से एप्लीकेशन ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग, वो वहाँ पे था। ठीक है? अब उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स ऐड किए हैं, जैसे ग्रिड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स, ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या क्या रिसोर्सेज आप यूज़ करते हो, थर्ड यूजर्स पर्सपेक्टिव ग्रिड कंप्यूटिंग, यस, फिर जो उसको मैनेज करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स, पूरा ग्रिड कंप्यूटिंग मैनेज करते हैं उनके पर्सपेक्टिव, एंड देन उसकी सिक्योरिटी। तो ऐसे टॉपिक्स ऐड हुए हैं। अब मैं आपको वो टॉपिक बताता हूँ। अच्छा, जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ और जो एक्सप्लेनेशन आप देख रहे हो वो मैंने ऑलरेडी सिंप्लीफाइड कर दिया बच्चों, क्योंकि बिलीव मी स्टडी मटेरियल में ये जो टॉपिक्स है वो काफ़ी टेक्निकल लैंग्वेज में उन्होंने दिए हुए हैं। सो आपको जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो ऑलरेडी सिंपल लैंग्वेज में है, उसको ऑलरेडी ड्राफ्ट कर दिया गया है सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है? सो इसमें कोई फर्दर मॉडिफिकेशन की आप कोई गुंजाइश नहीं है। अब इसमें टिक मार्क्स कम होंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको सिंपल लैंग्वेज में जब कन्वर्ट कर दिया है तो मैं ज़्यादा टिक मार्क करूँगा नहीं।
ओके, अब मैं आपको सब क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, मतलब टॉपिक और फिर उसका आंसर, ये ध्यान में रखना। ओके, नाउ ग्रिड कंप्यूटिंग। सो व्हाट इज ग्रिड कंप्यूटिंग? तो याद करो ये चीज़ हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ी थी कि ग्रिड कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ अपने रिसोर्सेस शेयर करेंगे। याद करो, सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ अपने रिसोर्सेस शेयर करेंगे। अच्छा, ग्रिड में फिर मैंने, अगर आपको याद होगा तो मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि ग्रिड सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही क्रिएट नहीं होता, दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में भी क्रिएट हो सकता है एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में भी क्रिएट हो सकता है। मतलब समझो, एक एग्जांपल लो, जैसे 10 ऑर्गेनाइजेशंस है, 10 ऑर्गेनाइजेशंस, वो सब एक साथ आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक साथ आ रहे हैं ताकि वो एक दूसरे के रिसोर्सेज क्या कर सके, यूज कर सके, मतलब यूटिलाइज कर सके, इन शॉर्ट। सो ग्रिड कंप्यूटिंग में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस साथ में आएंगे और वो सब अपने रिसोर्सेज एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे। अगेन ग्रिड कंप्यूटिंग के लिए ग्रिड सॉफ्टवेयर होता है, ग्रिड सॉफ्टवेयर जो पूरा का पूरा मैनेज करता है। ग्रिड, समझ में आया? यस, ग्रिड सॉफ्टवेयर मैनेज द एंटायर ग्रिड कंप्यूटिंग। सबसे पहले टॉपिक जो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं वो है बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल। देखो, आप इसके हेड पॉइंट्स देखो, और मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ की जो एक्सप्लेनेशन है मैंने ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर दिए हैं, सो मेजर टिक मार्क्स नहीं होने वाले। देखो, फर्स्ट पॉइंट आपको क्या दिख रहा है, मेकिंग यूज ऑफ अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज। सो मैंने आपको क्या बोला था, ग्रिड हम कब बनाते हैं, जब हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हो, बराबर है, बट वो हम लोग फुल कैपेसिटी पे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, हमारे रिसोर्सेज दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को यूज़ करने के लिए देते हैं। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड, जो अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज है उसको हम यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट, रिसोर्स बैलेंसिंग। अच्छा, ये बहुत सही कॉन्सेप्ट है, रिसोर्स बैलेंसिंग। देखो, ग्रिड में क्या होता है कि जब कोई टास्क पास ऑन होता है, किसी और कंप्यूटर्स पे काम करने के लिए पास ऑन होता है, तो वो हर एक कंप्यूटर पे इक्वली डिवाइड नहीं होगा। जो टास्क है वो हर एक कंप्यूटर पे इक्वली डिवाइड नहीं होगा। जो कंप्यूटर की जितनी कैपेसिटी अवेलेबल है, जिस कंप्यूटर की जितनी कैपेसिटी यूज़ करने के लिए अवेलेबल है, उसके हिसाब से क्या होता है, डिवाइड होता है। विच मीन्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर्स एकदम कम यूटिलाइज हैं और ज़्यादा कैपेसिटी वहाँ पे अवेलेबल है, समझ में आ रहा है, तो वहाँ पे ज़्यादा काम जाएगा। अब समझो कुछ कंप्यूटर ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ 20% कैपेसिटी उनकी फ्री है, तो उनको उतना ही टास्क जाएगा। अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट कि गाइस, जो टास्क होता है वो इक्वली डिवाइड नहीं होता। जब टास्क हम लोग पास ऑन करते हैं ग्रिड में, दूसरे कंप्यूटर्स के पास करवाने के लिए पास ऑन करते हैं, तो वो कैसे जाएगा, तो जो कंप्यूटर की जितनी कैपेसिटी फ्री होगी, मतलब जो जितना अंडर यूटिलाइज होगा, जो कंप्यूटर जितना अंडर यूटिलाइज होगा उतना ज़्यादा काम उसके पास जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट था, रिसोर्स बैलेंसिंग। थर्ड, पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आप सोचो कि पहले पूरा टास्क मैं करता था तो ज़्यादा टाइम लगता था। पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी, कॉमन सेंस सोचो कि पहले मैं पूरा काम मैं करता था, ठीक है। समझो मैं बोलता हूँ मेरे पास 10 फाइल है, कितनी फाइल से, 10 फाइल, और हर एक फाइल को प्रोसेस करने के लिए 1 घंटा लगता है, 1 आवर। मेरे पास 10 फाइल्स हैं और हर एक फाइल को प्रोसेस करने के लिए 1 आवर लगता है, बराबर है। अब आप सोचो कि 10 फाइल है तो मुझे कितना टाइम लगेगा, 10 आवर्स लगेंगे, 10 आवर्स। बट अगर मैं दूसरे ग्रिड में जो मेरे पास दूसरे रिसोर्सेज अवेलेबल है, सोचो अगर उन सबको मैं एक एक फाइल पास ऑन कर दूं, 10 फाइल अगर मैं कर रहा हूं तो 10 घंटे लग रहे हैं, बराबर है। बट अगर मैं ग्रिड में अपना टास्क क्या कर दूं, पास ऑन कर दूं, और हर एक कंप्यूटर पे एक एक फाइल शिफ्ट कर दूं, तो आप खुद सोचो 1 घंटे के अंदर सारे जो फाइल्स है वो प्रोसेस हो जाएंगे, 1 आवर के अंदर। देखो, दिस इज बेसिक मैथ्स, ठीक है, मैथ्स समझा रहा था मैं आपको एग्जांपल, क्योंकि हमने क्या बोला, पैरेलल सीपीयू, विच मीन्स जो टास्क पहले मैं अकेला कर रहा था, अब 10 कंप्यूटर मिलके कर रहे हैं और मैंने हर एक कंप्यूटर पे एक एक फाइल दे दी है, तो काम क्या हो जाएगा अपने आप, फास्ट। इसको बोलते हैं पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी। देखो उसमें क्या लिखा हुआ है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग एज जॉब इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट एंड ईच पार्ट इज एग्जीक्यूटेड इन डिफरेंट मशीन इन ग्रिड।
मतलब हर एक पार्ट को अलग अलग मशीन पे हमने शिफ्ट कर दिया है और सब साथ में काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, तो अपना प्रोसेसिंग क्या हो जाएगा, फास्ट। फिर आ रहा है वर्चुअल रिसोर्सेज एंड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर कोलैबोरेशन। लुक गाइस, मैंने आपको क्या समझाया था कि ग्रिड में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ आएंगे और अपने रिसोर्सेज एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे। पर व्हाई इट इज नोन एज वर्चुअली, व्हाई इट इज नोन एज वर्चुअल, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के बाजू में नहीं है, सब लोग अलग अलग लोकेशंस पे होंगे, स्टिल दे आर शेयरिंग देयर रिसोर्सेज विद द अदर ऑर्गेनाइजेशंस, दैट्स इज व्हाट कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन। मैंने आपको पहले भी क्या समझाया था कि मैंने से वर्चुअल मीन्स व्हाट, नॉट रियल। हम जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो हो सकता है कि हमारे एनवायरनमेंट में ना हो, वो हम कहीं और यूज़ कर रहे हो, बट हमेशा फीलिंग क्या आएगी कि वो हमारे एनवायरनमेंट में ही है, बराबर है। नाउ एक्सेस टू एडिशनल रिसोर्सेज, देखो गाइस, अपार्ट फ्रॉम, देखो उसमें लिखा हुआ है कि इन एडिशन टू CPU storage resources, a grid can also provide access to other resources like network, application, database, etc. आप सोचो कि हम लोग ग्रिड कब यूज़ करते हैं, तो कॉमन सेंस है, एक तो हमारे पास रिसोर्सेज कम होंगे तभी हम लोग अपना डेटा पास ऑन कर रहे हैं, दूसरा हो सकता है कि जो एप्लीकेशंस या जिस टाइप का डेटाबेस या जिस टाइप के रिसोर्सेज हमें चाहिए वो हमारे पास ना हो, तो वो रिसोर्सेज हमको किसी और ऑर्गेनाइजेशन के मिल जाएंगे ना, और हमको इन्वेस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रिड या क्लाउड का कॉन्सेप्ट क्या है, रेंट। आप जो रिसोर्सेज यूज़ करोगे उसका को रेंट पे करना है। दिस इज़ व्हाट द एडवांटेज कि हमारे पास अगर वो रिसोर्सेज नहीं भी हो तो भी हम दूसरों के ऑर्गेनाइजेशन के वो रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। नाउ फिर आ रहा है रिलायबिलिटी। देखो रिलायबिलिटी का सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब ऑर्गेनाइजेशंस ग्रिड बनाती है, जब ऑर्गेनाइजेशंस ग्रिड बनाती है, मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन सब साथ में आ रहे हैं और वो ग्रिड फॉर्म कर रहे हैं, तो हर ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से अच्छे हार्डवेयर, मतलब बेस्ट क्वालिटी के हार्डवेयर एंड अच्छे से अच्छे सॉफ्टवेयर यूज़ करता है जो ग्रिड को रिलायबल बनाता है। रिलायबल मतलब समझ में आ रहा है, चांसेस ऑफ फेलियर विल बी लेस, क्योंकि आपने हार्डवेयर की क्वालिटी क्या रखी है, अच्छी रखी है, ठीक है। एंड लास्ट मैनेजमेंट। बच्चों द मेन कॉन्सेप्ट, द मेन गोल ऑफ ग्रिड इज यू नो व्हाट, कि जितने भी हेट्रोजेनियस रिसोर्सेज हैं, सिस्टम्स हैं, अलग अलग जगह पे जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको आप एक सिंगल प्लेस से मैनेज कर सको, दैट इज द मेन बेनिफिट ऑफ ग्रिड। समझ में आया एवरीवन? सिंगल प्लेस मतलब एक की जगह से आप सबको कंट्रोल कर सकते हो, ये था आपका लास्ट बेनिफिट, ठीक है। सो क्या करो, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लो बिफोर गोइंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। क्लियर? चलो ओके। नाउ अब जो सेकेंड टॉपिक आ रहा है ग्रिड में वो है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, विच मीन्स जब आप ग्रिड यूज़ करते हो तो आप कौन से रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑब्वियस ये आएगा कि ग्रिड हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हमारे वहाँ पे जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है जब हमको कम पड़ती है तभी हम लोग दूसरे कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, बराबर है। एंड व्हेन आई से प्रोसेसिंग विच मीन्स ऑब्वियसली उसमें कौन इन्वॉल्व होता है, CPU, बराबर कि नहीं। अब गाइस देखो एक चीज़ समझो कि जब हम लोग ग्रिड यूज़ करेंगे ना तो उसमें अलग अलग टाइप के CPU होंगे, अलग अलग आर्किटेक्चर, अलग अलग प्रोसेसिंग स्पीड, हाँ ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है कि सब कुछ अलग अलग होगा, लेकिन तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि ग्रिड अपने आप सब कुछ प्रॉपरली अलोकेट करेगा एंड मैनेज करेगा। समझ में आया, ठीक है। अच्छा अब ये कैसे काम करेगा ये सब चीज़ें, तो पहले तो आपको वो एप्लीकेशन सबमिट, देखो कई बार क्या होता है कि हमें जिस एप्लीकेशन पे काम करना है हो सकता है कि वो एप्लीकेशन ग्रिड में अवेलेबल ना हो, तो हमें वो एप्लीकेशन भी सबमिट करनी पड़ती है अपने डेटा के साथ, कि एप्लीकेशन एंड डेटा दोनों जाएंगे ताकि जो अदर मशीन्स हैं वो हमारा काम कर सकें। दूसरा मैंने आपको क्या समझाया था कि हम एक ही कंप्यूटर पे या इक्वली, समझ में आ रहा है, डेटा सेंड नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, अपने टास्क को कुछ क्या करना है, इस तरीके से स्प्लिट करना है ताकि वो अलग अलग कंप्यूटर्स पे अलोकेट हो जाए। एंड गाइस जनरली हम ग्रिड पे वही डेटा या एप्लीकेशन सेंड करते हैं जो एप्लीकेशन हमको मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना है। यस मतलब एवरी टाइम जब भी हमारा डेटा प्रोसेस होगा हमें वही एप्लीकेशन यूज़ करना है, वही एप्लीकेशन को ग्रिड में शिफ्ट करते हैं। सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ कंप्यूटेशन। अब देखो द मोस्ट कॉमन रिसोर्स इज प्रोसेसर, where processor can vary in speed, architecture, software platform and other associated factors like memory, storage, connectivity। अच्छा कैसे काम करना है, तो देखो
रन एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन ऑन अवेलेबल मशीन ऑन ग्रिड, मतलब हम लोग एप्लीकेशन को शिफ्ट करेंगे। सेकेंड, स्प्लिट वर्क इन सच अ वे दैट सेपरेट पार्ट कैन एग्जीक्यूट पैरेलल ऑन डिफरेंट प्रोसेसर्स, मैंने बोला ना डिवाइड करो और अलग अलग मशीन्स पे कर दो, एंड उसी एप्लीकेशन को सेंड करो, मतलब उसी डेटा को, आपके जो काम है उसको सेंड करो जहाँ पे आपके एप्लीकेशंस को आपको मल्टीपल टाइम्स क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है, सो ये आप क्या हो गया, कंप्यूटेशन फर्स्ट, प्रोसेसर। सेकेंड आ रहा है स्टोरेज, बट मैं कहूँगा इंस्टेड ऑफ रीडिंग दिस, ये एक्सप्लेनेशन रीड करने से अच्छा है यहाँ पे लिख दो सेम एज स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, सेम एज स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। यस, बिल्कुल सेम एक्सप्लेनेशन, सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ क्या हो गया पता है क्या, थोड़े वर्डिंग चेंज हो जा रहे हैं दोनों में, बट आप स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का भी अगर एक्सप्लेनेशन लिख के आओगे कि हर मशीन अपना अपना जो डेटा है वो क्या करता है, शिफ्ट करता है, और एक कंबाइन करके क्या बनता है, स्टोरेज, वर्चुअल स्टोरेज, सेम एक्सप्लेनेशन। ओके, चलो नेक्स्ट आ रहा है कम्युनिकेशन। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता है कि पूरा जो ग्रिड है, ऑब्वियसली जितने भी मशीन्स होंगे ग्रिड पे वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होंगे, कम्युनिकेशन के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू। जितना भी डेटा सेंड हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो ये सारा किसके थ्रू हो रहा है, कम्युनिकेशन के थ्रू। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ग्रिड कंप्यूटिंग। बट बच्चों अगर इस कम्युनिकेशन का बैंडविड्थ कम हो ना, बैंडविड्थ मतलब स्पीड, समझ में आ रहा है, डेटा कैरिंग कैपेसिटी अगर कम होगा तो इट विल रिस्ट्रिक्ट कैसे द अमाउंट ऑफ डेटा वी कैन कैरी, और अगर उससे बैंडविड्थ कम हुई तो डेटा क्या होगा, स्लो जाएगा, और अगर डेटा स्लो जाएगा विच मीन्स प्रोसेसिंग भी क्या होगा, स्लो। सो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि जब आप ग्रिड पूरा सेट करो तो जो बैंडविड्थ होगी वो क्या होनी चाहिए, हाई, जिससे डेटा फास्ट एक्सचेंज हो सके, मतलब सेंड एंड रिसीव हो सके। सो अब देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन विद इन ग्रिड आर इम्पॉर्टेंट फॉर सेंडिंग जॉब्स, बराबर है, and the required data to the point within the grid. The bandwidth available for such communication can often a critical resource that limit utilization of grid, and in some case देखो क्या लिखा है, higher speed network must be provided to meet the demand of job. So guys जितना अच्छा bandwidth होगा उतना फास्ट आपका काम होगा, ठीक है। सो कम्युनिकेशन में आपको ध्यान में रखना है कि bandwidth हाई होनी चाहिए। फिर आ रहा है स्टोरेज एंड लाइसेंसेस। अब देखो गाइज आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, सॉरी सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंसेस नॉट स्टोरेज। तो हम जब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो आपको पता है ना कि हर कंप्यूटर के लिए आपको पता है एक यूनिक सॉफ्टवेयर जो हम लोग ना लाइसेंस लेना पड़ता है, बराबर है। बट ग्रिड में एक एडवांटेज है कि समझो जो सॉफ्टवेयर हमें यूज़ करना है, हो सकता है कि वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी ग्रिड में किसी ना किसी के पास अवेलेबल हो, बराबर है। तो यूजिंग ग्रिड कॉन्सेप्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, जो दूसरों के पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर है वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। बट ज़रा कॉमन सेंस सोचना, अगर जितने भी अलग अलग कंपनीज हैं उन्होंने ऐसा दिमाग लगाया कि भाई किसी एक ने ही सॉफ्टवेयर रखा है सॉफ्टवेयर, और हम वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं तो अपना पैसा बच जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि जो सॉफ्टवेयर कंपनी वो पागल है? नहीं ना। सॉफ्टवेयर कंपनी क्या बोलती है कि चलो अगर आपको इंस्टॉल करना है ना आप इंस्टॉल करो सब जगह पे, चलो सॉफ्टवेयर ठीक है, लेकिन फिर एट ए टाइम सब लोग यूज़ नहीं कर सकते, मतलब समझ में आया, फिर वो रिस्ट्रिक्शन आ गया। मतलब फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर है, समझो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अभी ग्रिड में 100 यूज़र्स है, कितने यूज़र्स हैं, 100 यूज़र्स, तो वो 100 यूज़र्स एक साथ यूज़ नहीं कर सकते उस सॉफ्टवेयर को, एट ए टाइम 5 ही लोग यूज़ कर सकते हैं। नाउ दिस इज व्हाट द दिमाग ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनी, वरना तो सॉफ्टवेयर कंपनी लुट जाएगी ना कि एक बंदा लाइसेंस को भी परचेस करेगा और बाकी के 100 लोग अगर यूज़ करेंगे तो 100 लोगों का जो पैसा आ सकता था सॉफ्टवेयर कंपनी के पास वो आ रहा है क्या? पर एट द सेम टाइम देखो सॉफ्टवेयर कंपनी ये भी ना नहीं बोल रही है कि एक साथ बहुत सारे लोग यूज़ नहीं कर सकते, बोल रही है एक साथ बहुत सारे लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन 5 ही लोग कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रिड, कि ग्रिड में आप एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर एट द सेम टाइम लिमिट होगी उसकी यूटिलाइजेशन पे।
सो देखो, द ग्रिड may have software installed that may be too expensive to install on every grid. Some software license arrangement permit software to be installed on all of machine of a grid, but may limit the number of installation that can be simultaneously used at a given instant. समझ में आया? कुछ सॉफ्टवेयर्स तो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं जो सब जगह पर इंस्टॉल नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने बोला है। बट उन्होंने क्या बोला है कि कुछ सॉफ्टवेयर्स समझो अगर आप सब जगह पर इंस्टॉल भी करोगे लेकिन वो एक साथ यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आ रहा है ऑफ कोर्स स्पेशल इक्विपमेंट। लोग मैंने आपको पहले भी समझाया था, और अगर आपने देखा हो तो बेनिफिट्स जो हमने पढ़े, बेनिफिट्स उसका जो लास्ट पॉइंट था कि जो ग्रिड है उसमें ऐसा नहीं है, नॉट लास्ट पॉइंट बट एक पॉइंट था उसका कि ग्रिड में हम सिर्फ कंप्यूटिंग के लिए नहीं आ रहे। ग्रिड में सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमें अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज यूज़ करने मिल रहे हैं। अब देखो उन्होंने क्या लिखा है, प्लेटफॉर्म ऑफ ग्रिड विल ऑफन हैव डिफरेंट आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इक्विपमेंट्स एंड ईच ऑफ दिस represents different kind of resources that grid can utilize for assigning jobs. So आप सोचो कि ऐसा नहीं है कि आपको एक रेगुलर जो रिसोर्सेज वही मिलने वाले हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, जो नए नए रिसोर्सेज होंगे, नए नए सॉफ्टवेयर होंगे, वो भी आपको अलोकेट हो जाएंगे, ठीक है। सो ये आपका क्या था, रिसोर्सेस जो आप यूज़ कर सकती हो ग्रिड में। सो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ओके। सो मैं चाहूँगा कि एक बार आप पूरा गो थ्रू कर लो फिर से, एंड देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। चलो अब उसका थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, यूजिंग ग्रिड बट फ्रॉम यूजर्स पर्सपेक्टिव। देखो गाइस, इट इज़ वेरी सिंपल कि जब हम लोग ग्रिड की बात करेंगे, ग्रिड की, ठीक है, तो उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन साथ में आएंगे, ऑर्गेनाइजेशंस, तो उसमें दो कॉन्सेप्ट आएंगे। एक यूज़र, जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, समझ में आ रहा है, जो एक दूसरे के रिसोर्सेज क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और फिर एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन। देखो गाइस, ऑर्गेनाइजेशंस तो रिसोर्सेज शेयर करने आ रहे हैं, रिसोर्सेज शेयर, तो देन देयर हैज़ टू बी सम एंटिटी, समझ में आ रहा है, जो ये पूरे ग्रिड को मैनेज करे। सो अभी हम जो दो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें एक यूजर्स पर्सपेक्टिव है एंड सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव है, ठीक है। पहले हम लोग करेंगे यूजर्स पर्सपेक्टिव। बहुत सिंपल है, मैंने ऑलरेडी इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया है। कुछ लोग आपको बोलेंगे भी कि सर ने बहुत एक्सप्लेनेशन सिंपल कर दी है, एग्जाम में इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, पर जरा कॉमन सेंस सोचो। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आईटी के पेपर में दे डोंट वांट लैंग्वेज, व्हाट दे वांट इज़ वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स, और वो हमने रखे हैं, ठीक है। दूसरा, जो आप अगर मटेरियल से पढ़ने की ट्राई करोगे, जब कुछ समझेगा ही नहीं तो रट्टा भी नहीं मार पाओगे। कुछ तो समझना चाहिए कि मीनिंग क्या होता है उसका। मुझे पता है कि मैंने उसको थोड़ा सा एकदम क्या कर दिया है, एकदम कॉम्पैक्ट कर दिया है, कॉम्पैक्ट, और मुझे पता है कि कॉम्पैक्ट आपको याद रहेगा, मैंने उसी लिए आपके लिए किया है, ठीक है। नाउ फर्स्ट आ रहा है यूजिंग ग्रिड यूजर्स पर्सपेक्टिव, ओके। देखो फर्स्ट, एनरोलिंग एंड इंस्टॉलिंग ग्रिड सॉफ्टवेयर। अभी सीधी बात है कि जब ऑलरेडी समझो एक ग्रिड बना होता है, ग्रिड ऑलरेडी बना होता है, और जब मुझे एज अ यूज़र उस ग्रिड को क्या करना है, ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले क्या होगा, मेरा एनरोलमेंट, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, साइनअप बोलते हैं ना, साइनअप। आप लोग फॉर्म नहीं भरते जब आपको नया ईमेल अकाउंट ओपन करना होता है, तो वैसे मुझे पूरा एनरोलमेंट करना पड़ेगा एज अ डोनर, कि मैं अगर किसी के रिसोर्सेज यूज़ करूँगा तो कोई और मेरे रिसोर्सेज भी यूज़ कर सकता है। सेकेंड, जो ग्रिड सॉफ्टवेयर मुझे मिलेगी, ऑफकोर्स वंस द रजिस्ट्रेशन विल बी सक्सेसफुल, वो मुझे एक सॉफ्टवेयर देंगे, वो सॉफ्टवेयर मुझे हर उस मशीन में इंस्टॉल करना है जो मैं ग्रिड पे यूज़ करना चाहता हूँ। समझ में आ गया, ये मेरा फर्स्ट स्टेप होगा कि मुझे एक क्या करना है, एनरोलमेंट करना है, एंड सेकेंड मुझे जो ग्रिड सॉफ्टवेयर मुझे देंगे वो लोग, वो सॉफ्टवेयर को क्या करना है, इंस्टॉल करना है, ओके। ऑफकोर्स एनरोलमेंट में है ना, मुझे यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी मिलेगा, ताकि जब भी मैं ग्रिड यूज़ करना स्टार्ट करूँगा तो पहले मेरा ऑथेंटिकेशन हो, एंड वो भी सही है ना, कि कोई भी आके ग्रिड यूज़ कर सके, ये भी तो गलत है ना। नाउ सेकेंड देख सकते हो, लॉगिंग ऑन टू ग्रिड। जो मुझे यूज़र नेम एंड पासवर्ड मिला है, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके थ्रू लॉगिन करना पड़ेगा, एंड वंस माय लॉगिन विल बी सक्सेसफुल, उसके बाद मैं काम करना स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, क्वेरीज एंड सबमिटिंग जॉब्स। ग्रिड है ना, ग्रिड मैंने आपको क्या वो उसने आपको सॉफ्टवेयर दिया है, मतलब आपको कुछ करना ही नहीं होता। ग्रिड विल प्रोवाइड यू ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टू यूज़ द एंटायर सिस्टम, ठीक है। अब उसने उन्होंने क्या बोला है कि सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अपना डेटा और एप्लीकेशन सेंड करूँगा,
जॉब इज एग्जीक्यूटेड ऑन ग्रिड मशीन एंड फाइनली जो रिजल्ट होगा वो मेरे पास आएगा। इट्स वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है, डेटा एंड एप्लीकेशन सेंड करो, वहाँ पे वो प्रोसेसिंग होगा एंड फाइनली रिजल्ट मेरे पास आएगा। ठीक है, लेकिन ज़रा सोचो, ये जो हम ग्रीड की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ग्रीड है, आपको क्या लगता है कि इसमें से मैं अकेला काम कर रहा हूँ या सब बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे? बहुत सारे लोग। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि कई बार ग्रीड में क्या हो सकता है। आप ज़रा सोचना इस पर। ये जो मैंने ऐसे एक एग्जांपल क्रिएट किया है, ये जो ऊपर है ना, ये सब सर्वर है जो काम करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, और दिख रहा है ये www, ये सब कौन है? वर्क स्टेशन। मतलब जहाँ पे यूज़र अपना काम सेंड करेगा। तो आप सोचो, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो खिचड़ी कैसे होने वाली है वो देखो। अभी जो फर्स्ट वर्क स्टेशन है, फर्स्ट, इसने अपना डेटा सबमिट किया, डेटा मतलब अपना काम, तो ये चारों मिलके काम कर रहे हैं। यस, ये चारों मिलके काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? फर्स्ट का। ठीक है, फिर ये सेकेंड वर्क स्टेशन है, इसने भी अपना टास्क सबमिट किया, ये तीन कर रहे हैं उसका काम। देखो गाइस, कोई एक सर्वर एट ए टाइम मल्टीपल क्लाइंट का काम कर सकता है, ऐसा नहीं है सौर ये तो उसका काम करे तो ये कैसे किसी और का काम कर सकते हैं। मैंने आपको क्या लगा, जिसका जितना कैपेसिटी क्या होगा, अंडर यूटिलाइज होगा, मतलब खाली होगा, उतना वो काम ले सकता है। अब समझो ये थर्ड वर्क स्टेशन है, ये फोर्थ है। अब जरा सोचो कि ये ग्रिड पे पूरा खिचड़ी हो गया, क्योंकि देखो डेटा जा रहा है आ रहा है, डेटा जा रहा है आ रहा है, और आप देख सकते हो जो पूरा नेटवर्क होता है, नेटवर्क उस पर कंटिन्यूअस डेटा इन एंड आउट हो रहा है। अब इससे पता है क्या होगा बच्चों, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, डेटा आमने सामने जा ही रहा है, तुम देखो ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, एट द टाइम ऑफ डेटा सेंड करना, रिसीव करना, जो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो रही है, अगर वो नहीं करनी है तो हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली सेंडिंग डेटा टू द सर्वर, हम लोग एक सेंट्रल फाइल सिस्टम बनाएंगे। सेंट्रल फाइल सिस्टम, हमें अपना काम इसको सबमिट कर देना है, जो भी अपना डेटा होगा ना, डेटा वो इसको सबमिट करेंगे एंड सर्वर भी इन्हीं से इंटरेक्ट करेगा डेटा के लिए। अब तुम देख लो स्ट्रक्चर कितना सिंप्लीफाई हो गया कि जो सर्वर है, जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उनको डायरेक्टली वर्क स्टेशन को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है डेटा के लिए। वर्क स्टेशन ने अपना डेटा सबमिट कर दिया किसको? सेंट्रल फाइल सिस्टम को, और सेंट्रल फाइल सिस्टम क्या करेगा, आराम से सबको क्या करेगा, देते रहेगा। तो जो नेटवर्क ट्रैफिक एकदम हाई हो रहा था बिकॉज ऑफ द प्रीवियस सिनेरियो, अब वो एकदम ही सिंप्लीफाई हो गया। इसी को बोलते हैं डेटा कॉन्फ़िगरेशन। देखो क्या लिखा है, इन ग्रिड while performing operation data will be transferred or received from submitters and this will create data traffic. In such scenario, central file system should be created and data should be passed or transferred to file system. तो फाइल सिस्टम सब कुछ मैनेज करेगा, हमें फिर बार बार कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके चलो, अच्छा अब ग्रिड आपको और एक फीचर प्रोवाइड करता है जिससे आप ये देख सकते हो कि आपकी जो टास्क है, आपने जो सबमिट किया है टास्क, उसकी प्रोग्रेस कैसे चल रही है। यस, वो भी आपको ऑप्शन देगा कि आपने जो टास्क सबमिट किया है उसका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। हो सकता है कुछ टास्क फेल हो गए हो जिसको आप फिर से रिस्टार्ट करना चाहो, तो ये सारे फीचर्स आपको ग्रिड प्रोवाइड करेगा। ओके, जो आपका था मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एंड रिकवरी। एंड जो लास्ट पॉइंट आ रहा है बच्चों, मैं आपको थोड़ा अलग अलग तरीके से समझाता हूँ। उसमें देखो क्या लिखा है, रिजर्विंग रिसोर्सेज लिखा हुआ है। देखो ये चीज़ है ना एग्जाम हॉल में होती है, सही में। देखो कुछ एग्जाम, थियरी के एग्जाम ऐसे होते हैं, थियरी जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स का पेपर है या फिर बिजनेस एडवर्टाइजिंग का पेपर है, तो ये पेपर में हमको पता है कि हमको लिखना बहुत है, एग्जाम में लिखना बहुत है। तो हम लोग पता क्या करते हैं, जब हमको एक फर्स्ट सप्लीमेंट मिलती है ना, फर्स्ट सप्लीमेंट,
उसके साथ हम लोग 2 सप्लीमेंट एक्स्ट्रा ले लेते हैं कि बाद में हमको वेट ना करना पड़े, अगर हमको ज़रूरत पड़े तो हमारे पास पहले से ही सप्लीमेंट रेडी हो। कुछ लोगों की आदत होती है बच्चों, जिनको पता है कि यार बाद में मैं सप्लीमेंट मांगूंगा तो अगर मैम के पास सप्लीमेंट नहीं होगी फिर वो आएगी तो टाइम भी जाएगा, तो ऐसे लोग क्या करते हैं एडवांस में सप्लीमेंट ले लेते हैं ताकि उनको पता है कि अगर ज़रूरत पड़ी, समझ में आ रहा है, तो हमारे पास पहले से ही रिसोर्सेज क्या हो, अवेलेबल हो। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है कि जब कोई स्पेशल टास्क होता है, समझ में आ रहा है, तो अगर हमें लगता है कि यार इसके लिए एडिशनल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी बाद में, तो हम पहले से ही वो रिसोर्सेज रिजर्व करके रख लेंगे ताकि जैसे ही ज़रूरत पड़े हमारे पास रिसोर्सेज ऑलरेडी क्या हो, रिजर्व। देखो इसका पैसा तो लगेगा बच्चों, रिसोर्सेज को रिजर्व करो फिर आप यूज़ करो ना करो उसके पैसे लगेंगे, बट ठीक है ना, कंपनीज को अगर फील हो रहा है कि नहीं हमको पहले से एडवांस में रिसोर्सेज को रखना है अपने पास ताकि जैसे ज़रूरत पड़े हम लोग यूज़ करना स्टार्ट कर सके, तो कंपनी वैसे कर सकती है। ठीक है, सो ये तुम्हारा क्या था, ग्रीड फ्रॉम यूजर्स पर्सपेक्टिव। ओके, जस्ट एक बार गो थ्रू कर लो और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव। ठीक है, चलो अब ग्रीड फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर विच मीन्स एक्सपर्ट्स। आपको पता है कि एक्सपर्ट्स कौन है यहाँ पे, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स हम लोग अब पूरा ग्रीड डिज़ाइन करने वाले हैं और उसमें क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं वो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट आ रहा है देखो प्लानिंग, उसमें क्लियर लिखा हुआ है द एडमिनिस्ट्रेटर अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ग्रीड टेक्नोलॉजी। मतलब हमको एक ऐसा टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करना है जो ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर सके। अब इसके अंदर 2 पॉइंट है, एक है सिक्योरिटी एंड दूसरा ऑर्गेनाइजेशन। लुक, सिक्योरिटी में उन्होंने सीधा बोला है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि हम यहाँ पे डेटा एंड एप्लीकेशन शेयर कर रहे हैं दूसरों के साथ, सो ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज चांस ऑफ लीकेज जो नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे हमको देखना है जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, देखो उसमें क्या लिखा हुआ है कि वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, कैसे ऑपरेट कर रहे हैं एंड कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स द ग्रीड, तो वो भी हमको एक सोचना पड़ेगा जब हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट, प्लानिंग, कि ऐसा ग्रीड लाओ जो सबके लिए फीजिबल हो, बराबर है। सेकेंड इंस्टॉलेशन, अब ये तो ऑब्वियसली इजी पॉइंट है कि वंस हमने जो ग्रीड टेक्नोलॉजी क्या किया है, सेलेक्ट किया है, उसको जितने भी हमारे ग्रीड के लिए जो मशीन्स होंगे, मतलब जो एज अ डोनर क्या हो रहे हैं, रजिस्टर हो रहे हैं, उन सब पे क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड द सेकेंड पॉइंट, इंस्टॉलेशन। एंड आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था कि ग्रिड को अगर सक्सेसफुल करना है तो जो नेटवर्क बैंडविड्थ हो वो अच्छी होनी चाहिए ताकि डेटा जो इन एंड आउट हो रहा है, सेंड एंड रिसीव, वो फास्ट हो। ठीक है, नाउ फिर आप देखो मैनेजिंग एनरोलमेंट्स ऑफ डोनर्स एंड यूजर्स। ऑफ कोर्स गाइस एक चीज़ रखना, एडमिनिस्ट्रेटर की जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है डोनर एंड यूज़र दोनों के ही राइट्स को कंट्रोल करना। समझ में आ रहा है, मतलब कौन कैसे क्या काम कर सकता है, कैसे एक्सेस कर सकता है। ऊपर से वी हैव टू मेक श्योर कि यूज़र डोनर के उसी रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके जिसके लिए वो एंटाइटल्ड है, वो दूसरे किसी भी रिसोर्सेज को एक्सेस ना कर सके जिसके लिए वो एंटाइटल नहीं है। यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो आप जरा सोचो, जब मैंने आपको समझाया कि जब मैं डेटा एंड एप्लीकेशन दोनों सेंड कर रहा हूँ कहाँ पे, दूसरे मशीन्स पे, तो वो एप्लीकेशन में बच्चों हो सकता है वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, ये सब भी तो जा सकता है ना, समझ में आ रहा है। एंड बच्चों जब एप्लीकेशन किसी एक मशीन पे जा रहा है तो हो सकता है वो एप्लीकेशन उस मशीन के दूसरे डेटा को या दूसरी चीज़ों को भी एक्सेस करने की ट्राई करें। यस, यहाँ पे हमको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि भाई ऐसा कुछ ना हो ताकि जो इंटीग्रिटी है ग्रिड की वो मेंटेन रहे। ठीक है, फिर आ रहा है सर्टिफिकेट अथॉरिटी। लुक गाइस, दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप जरा सोचो, मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि जब यूज़र क्लाउड पे आए, सॉरी ग्रिड पे आएगा तो उसे यूज़र एंड पासवर्ड इश्यू होगा, उसके राइट्स साइन होंगे, तो ये सब कौन करेगा गाइस? एडमिनिस्ट्रेटर तो ह्यूमन है, वो कुछ नहीं करेगा। यूज़र्स का रजिस्ट्रेशन, उनके यूज़र एंड पासवर्ड, उनके उनकी लॉगिन एक्टिविटी, ये हर एक चीज़ को ट्रेस करने के लिए एक सेंट्रल कंप्यूटर डिज़ाइन किया जाता है जिसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट अथॉरिटी। एंड बच्चों ये अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है, इधर फॉर 2 मार्क्स, इधर फॉर 4 मार्क्स, तो प्लीज़ इसको तो आप सेपरेट ही काउंट करना। यस, सेपरेट टॉपिक ही काउंट कर सकते हो कि भाई ये अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो देखो उन्होंने क्या बोला है, द सर्टिफिकेट अथॉरिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्रिड सिक्योरिटी। अब या तो ऑर्गेनाइजेशन खुद बनाएगा या फिर वो आउटसोर्स करेगा।
अगेन बोल रहा हूँ, सर्टिफिकेट अथॉरिटी कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, इट्स अ सर्वर, मतलब एक ऐसा सर्वर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है जो आपके ग्रिड के सिक्योरिटी को मैनेज करेगा। अच्छा, अब ये क्या क्या काम करेगा तो देख लो। आइडेंटिफाइंग द एंटिटी, उनको इशू करना, सर्टिफिकेट्स रिमूव करना, प्रोटेक्टिंग द सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर, जहाँ पे यूजर्स के या डोनर्स के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जहाँ पे स्टोर है उसको प्रोटेक्ट करना, मेंटेनिंग अ नेम स्पेस, मतलब जिस नाम से एक बार डोनर रजिस्टर्ड हो गया वो नाम किसी और को इशू नहीं हो सकता, मतलब यूनिक नेम स्पेस, सर्विंग साइन सर्टिफिकेट टू दोस्त नीडिंग टू ऑथेंटिकेट एंटिटीज। जो कई बार क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, वेरीफाई करना है कि जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो रिसोर्सेज यूज़ करने वाला है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है, तो उनको रिक्वायर्ड हेल्प देना फॉर व्हाट, ऑथेंटिकेटिंग कि हाँ वो जो है दूसरा ऑर्गेनाइजेशन वो भी क्या है, रजिस्टर्ड है, वो भी आपको हेल्प करेगा सर्टिफिकेट अथॉरिटी, विच मीन्स आप सर्टिफिकेट अथॉरिटी से वेरीफाई करा सकते हो कि जो सामने वाला ऑर्गेनाइजेशन जो रिसोर्सेज, या तो हमें किसी के रिसोर्सेज यूज़ करने हैं या फिर कोई हमारे रिसोर्सेज यूज़ करेगा, वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। एंड ऑफ कोर्स लॉगिंग एक्टिविटी। व्हाट इज़ लॉगिंग एक्टिविटी? तो बच्चों जब इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ एक्सेस करेंगे रिसोर्सेज को तो कौन क्या कर रहा है वो लॉग तो करना ही पड़ेगा ना, कितना एक्सेस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर आएगा रिसोर्स मैनेजमेंट। बच्चों आपको लगता है ये ग्रीड जो है, ग्रीड ये फ्री होगा? ऑब्वियसली नो। सो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कितने रिसोर्सेज, कौन से रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, उसका पूरा क्या होना चाहिए, ट्रैकिंग। क्या होना चाहिए, ट्रैकिंग। एंड ट्रैकिंग के साथ उसको कन्वर्ट करना है एक सूटेबल अकाउंटिंग सिस्टम में, ताकि हम उन एंटिटीज़ को क्या कर सकें, चार्ज कर सकें कि उनको कितना पे करना है रिसोर्सेज यूज़ करने के लिए, ठीक है। एंड लास्ट आएगा डेटा शेयरिंग। देखो ग्रिड को फाइल सिस्टम, डेटाबेस, प्रोटोकॉल्स, बैकअप कॉपीज ऑफ डेटाबेस, ये सब मेंटेन करना पड़ेगा ताकि ग्रिड का ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या हो, एफिशिएंट एंड इम्प्रूव हो। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड डेटा शेयरिंग। मतलब इजीली डेटा शेयर हो सके, डेटाबेस शेयर हो सके, एक जॉब एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर हो सके, वो सब काम इनको करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने बोला बैकअप कॉपीज ऑफ डेटा, वो इसीलिए कि इन केस अगर बीच में कोई डिजास्टर होता है या कोई जॉब फेल हो गया तो उसको रिकवर हम लोग कर सकते हैं कहाँ से, बैकअप से। इसलिए वहाँ लिखा हुआ है टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ग्रिड। सो ये जो भी हमने पढ़ा वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा, एडमिनिस्ट्रेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, जिसमें सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सो प्लीज़ उसको याद रखना, ठीक है। जस्ट एक बार गो थ्रू करो, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अब जो टॉपिक आ रहा है एप्लीकेशन एरियाज ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। गाइस ये चीज़ हमने ऑलरेडी बुक में ही पढ़ ली है। तो बुक के अंदर जो ग्रिड कंप्यूटिंग टॉपिक है और उसके अंदर है ना वाई ग्रिड कंप्यूटिंग, सेम टॉपिक है, ओके। सो ये टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है हमारी बुक के अंदर ही। सो आप बुक्स पे पढ़ सकते हो। बस अब ध्यान रखना कि हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है वाई, समझ में आया। और उसका दूसरा नाम जो मतलब जिस नाम से वो एग्जाम में पूछ सकते हैं वो है एप्लीकेशन एरिया ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। सो प्लीज़ ये ध्यान रखना, ओके। एंड अब ग्रिड कंप्यूटिंग का लास्ट टॉपिक जो ऑलरेडी एग्जाम में आया था विद दिस लाइन, ग्रिड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी। लुक बाय डिफॉल्ट मैंने आपको क्या समझा था, जब इतने सारे डेटास एक्सचेंज हो रहे हो, ट्रांसफ़र हो रहे हो, मूवमेंट हो रहा है डेटा का इतने बड़े लेवल पे, तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी सेट करना ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स जब हम सिक्योरिटी सेट करते हैं तो उसके जो कुछ कॉमन प्रिंसिपल होते हैं जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, प्राइवेसी, ये चीज़ यहाँ पे भी होगी। जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, टू डेवलप अ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स आर टेकन फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रिड एनवायरनमेंट एंड एप्लीकेशन। दिख रहा है कंसिडरेशन, मतलब जब हम एक अच्छा ग्रिड बनाते हैं, ग्रिड कंप्यूटिंग, तो उसमें जब हम लोग सिक्योरिटी डिज़ाइन करते हैं तो सिक्योरिटी जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या एस्पेक्ट कवर करने चाहिए, मतलब सिक्योरिटी कैसे डिज़ाइन करना चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पॉइंट आ रहा है सिंगल साइन ऑन। उसका मतलब होता है किसी भी यूज़र को ग्रिड यूज़ करने के लिए एक ही बार लॉगिन करना पड़ेगा बस, उसके बाद वो हमेशा रिसोर्सेज यूज़ कर सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर बार रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए या हर रिसोर्सेज के लिए उसको मल्टीपल टाइम लॉगिन करना पड़े या अपने आप को ऑथेंटिकेट करना पड़े।
ऐसा नहीं, एक बार उसने लॉगिन कर लिया, अब वो किसी भी रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है, उसको बार बार अंदर जाके लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड, जितने भी बच्चों अथॉरिटीज़ होंगे, जितने भी कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया ग्रीड में, उनके यूज़र नेम, उनके पासवर्ड, उनके क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है डिटेल्स अबाउट द कंपनी, ये सब सिक्योर होनी चाहिए। ये सब क्या होनी चाहिए? सिक्योर, मतलब किसी और को डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, बराबर है। थर्ड बच्चों, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब हम लोग ग्रीड पे जाते हैं तो अब जरा सोचो, कंपनी की खुद की भी सिक्योरिटी पॉलिसी होती है, फिर ग्रीड की सिक्योरिटी पॉलिसी होती है। अगर ये दोनों भी कॉन्फ्लिक्ट करेंगे तो हम ग्रीड यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, इन दोनों पॉलिसीज़ को क्या करना है, कंपैक्टेबल, मतलब लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी एंड ग्रीड सिक्योरिटी पॉलिसी, ये दोनों क्या होनी चाहिए, इंटर ऑपरेबल, मतलब कंपैक्टेबल होनी चाहिए, बराबर है। फोर्थ, एक्सपोर्टेबिलिटी। गाइज, जब मैंने आपको समझाया था कि जब हम डेटा एंड एप्लीकेशन को क्या करते हैं, सेंड करते हैं, तो ऑब्वियस है कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं कि ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन हमारा डेटा कोई लीक ना करे, इसके लिए हम उसको एनक्रिप्ट करते हैं। क्या करते हैं? एनक्रिप्ट। बट जब ये डेटा पहुंचता है कहाँ पे, जहाँ पे उसको प्रोसेस करना है, मतलब ग्रिड में ही जहाँ पे हमको क्या करना है, प्रोसेस करवाना है, जिस रिसोर्सेज के पास पहुँचता है, तो वहाँ पे ना इंक्रिप्शन को फिर डिक्रिप्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम जाना नहीं चाहिए, मतलब फास्ट काम होना चाहिए। इन शॉर्ट, एप्लीकेशन एंड डेटा फटाफट डिक्रिप्ट होकर वहाँ पे काम करना स्टार्ट हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा, प्रोसेसिंग फास्ट होगा। समझ में आया? द कोड शुड बी एक्सपोर्टेबल, मतलब इजीली हम उसको सेंड कर सकते हैं, एंड दूसरा, एनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन के लिए ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। अच्छा, ग्रिड में ऑब्वियसली कई बार हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के साथ जब एक्टिविटी कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब हो सकता है कि 3-4 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो गाइस ग्रिड शुड प्रोवाइड अ सिक्योर ग्रुप डिस्कशन एनवायरनमेंट। समझ में आ रहा है कि जब 3-4 ऑर्गेनाइजेशन साथ में आके डिस्कशन करते हैं तो उनका जो डिस्कशन है वो क्या रहना चाहिए, सिक्योर, वो किसी और को फिर मालूम पड़ना नहीं चाहिए। दैट इज यू कैन सी सपोर्ट फॉर सिक्योर ग्रुप कम्युनिकेशन। एंड लास्ट, सपोर्ट फॉर मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन। ग्रिड सिक्योरिटीज है ना बच्चों, वो इतनी फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो मल्टीपल, मतलब डिफरेंट टाइप्स के पब्लिक एंड प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, मतलब डिफरेंट एनक्रिप्शन मॉडल्स के साथ कंपैक्टेबल होना चाहिए। समझ में आया? मतलब देखो उसमें क्या लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी पॉलिसी शुड प्रोवाइड सपोर्ट टू मल्टीपल पब्लिक एंड प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, मतलब इन शॉर्ट अलग अलग टाइप के जो इंक्रिप्शन मॉडल्स होते हैं वो सबके लिए क्या होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। सो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था सिक्योरिटी से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे जो अमेंडमेंट पार्ट, जो मेजर अमेंडमेंट्स ऐड हुए थे चैप्टर नंबर 5 में, वो हमने कवर अप करके कंप्लीट कर दिए। ठीक है, आप इसको गो थ्रू करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे फेसबुक पे 4 अकाउंट हैं, जिग्नेश छेड़ा न्यू, जिग्नेश के छेड़ा, जिग्नेश छेड़ा नौकर अहमदाबाद। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा एक पेज भी है, प्रोफेसर जिग्नेश छेड़ा, ठीक है, FB पेज है, वहाँ पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच देखने के लिए, एंड आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। ओके, बाय बाय।